नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 13 वेक्टर पर, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो सदिशों का अदिश और सदिश गुणनफल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अदिश त्रिक गुणनफल। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर वेक्टर जो हमारा है इसकी एक्सरसाइज 13.3 के 8 डाउट सोल्व कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे डाउट नंबर 9। इसमें सवाल कह रहा है कि किसी सदिश A के लिए हमें सिद्ध करना है, किसी सदिश A के लिए सिद्ध करना है कि सदिश A क्रॉस आई कैप के परिमाण का स्क्वायर प्लस सदिश A क्रॉस J कैप के परिमाण का स्क्वायर प्लस सदिश A क्रॉस K कैप के परिमाण का स्क्वायर बराबर होगा दो गुणा सदिश A के परिमाण का स्क्वायर। ये थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा, पर मैंने आपको बोलकर एक्सप्लेन कर दिया है। आइए मैं सदिश A को घटक के रूप में मानता हूँ। माना सदिश A बराबर एक्स आई कैप प्लस, देखिए मैं इसको ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से लिखता हूँ। मान लिया ये एक सदिश है A, तो इसका परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। इसको हम केवल A से भी लिख सकते हैं। किसी सदिश का सदिश हटा दें तो वह उसके परिमाण को निरूपित करता है। यहाँ इसको A स्क्वायर नहीं माने, ये इसका परिमाण है, इसका मैग्नीट्यूड है। किसी सदिश के निशान को हटा दिया जाए तो वह उसके परिमाण को डिनोट करता है। अब मैं इसकी LHS को सोल्व करता हूँ। LHS है इसका वेक्टर A क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर B क्रॉस J कैप का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर A क्रॉस K कैप का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ वेक्टर A की। वेक्टर A आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप क्रॉस आई कैप के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस, फिर से मैं वेक्टर A का वैल्यू एज इट रखता जाऊँगा। क्रॉस आई कैप की जगह J कैप हो जाएगा। और फिर थर्ड में सदिश A को मैं एज इट लिखूँगा और लास्ट में क्रॉस में K कैप और मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर से। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं I, J और K को I से क्रॉस करवाता हूँ तो सेम मात्रक सदिश जो हैं वो गुणा होंगे तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि क्रॉस में समान घटक गुणा होकर जीरो होते हैं। तो I से गुणा होकर जीरो हो गया। जब J को I से गुणा करूँगा, J इंटू I बराबर माइनस K होता है, तो माइनस B के कैप हो गया। और जब मैं K को I से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस करता हूँ, तो प्लस J आता है। इसी प्रकार आगे देखें हम। अब यहाँ पर वापस फिर से देखें कि I को J से करूँगा तो I इंटू J प्लस K होता है। परिमाण का स्क्वायर लगा दिया मैंने। और फिर देखेंगे आगे
आई इंटू जे क्या गैप होता है प्लस का, और जे इंटू जे 0 हो गया, और के इंटू जे जब लेंगे तो के इंटू जे होता है माइनस आई, के इंटू जे माइनस आई होता है, तो माइनस सी आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्लस एज इट मल्टीप्लाई करूँगा तो आई को कैसे इंटू करेंगे तो माइनस जे आएगा, जे को कैसे करेंगे तो प्लस आई आएगा, और के को के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए मैं इसकी होल स्क्वायर सोल्व करता हूँ तो ये इसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा, माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी के होल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर हो गया, का होल स्क्वायर हो गया, प्लस एज इट आगे वाला होगा ए स्क्वायर और माइनस सी का होल स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट भी एज इट हो जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर के रूट का फिर से होल स्क्वायर। जब मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो स्टूडेंट देखिए यहाँ रूट का साइन हट जाएगा, और स्क्वायर करने पर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2 ए स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर और 2 सी स्क्वायर है, यहाँ जगह नहीं है, आगे करता हूँ इसको, तो ये हो गया 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। ऊपर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं एक स्टेप आगे सोल्व करता हूँ, तो ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह यहाँ पर ए के परिमाण का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हो गया 2 और ए के परिमाण का होल स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए ये RHS के इक्वल है, और इस प्रकार हमारा सवाल संख्या 9 कंप्लीट हुआ। आगे देखिए स्टूडेंट्स, डाउट नंबर 10 एक बार बोर्ड पे गौर से देख लीजिए। 9th डाउट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और आप डाउट नंबर 10th एक्सरसाइज 13.3 का हम लेते हैं। स्टूडेंट देखिए मैं आपको एक बार फिर ले चलता हूँ हमारे डाउट नंबर 10th एक्सरसाइज 13.3 में। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सवाल है। डाउट नंबर 10 हमें 2 सदिश गिवन है। मान लिया पहले सदिश को ए कहा है, वो है 1 2 2 यानी आई के प्लस 2 जे के प्लस के के, एंड नेक्स्ट वेक्टर बी इज 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। और सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं को निरूपित करते हैं, त्रिभुज की 2 भुजाओं को निरूपित करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसका हम ये 2 त्रिभुज की 2 भुजाओं को निरूपित करता है, तो इसका एरिया हम कैसे पता करें, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। 2 हमें भुजाओं के सदिश दे रखे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और दिए गए 2 सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण। अब यहाँ देखिए हम इसे सोल्व करते हैं, हाफ और इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट देखिए मैं यहाँ सदिश ए क्रॉस बी को अलग से आपको सोल्व करके बताता हूँ। देखिए ए क्रॉस बी को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में आई जी और के होता है, सेकेंड रो में फर्स्ट सदिश के दिक् अनुपात, और थर्ड रो में सेकंड सदिश के दिक् अनुपातों को लिखा जाता है। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह बताया हुआ है कि डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। 2 सदिशों का सदिश गुणनफल डिटर्मिनेंट
से फाइंड आउट करते हैं। काफ़ी आसान रहता है, काफ़ी इजी रहता है। देखिए यहाँ पर ये R1 है और हम R1 के अलोंग में से एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करना मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। फिर भी देखिए किसी को कोई डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आप इसको ढंग से देखें, समझें। जब फर्स्ट एलिमेंट के सापेक्ष हम वैल्यू लेंगे तो ये रो छोड़ी और ये कॉलम छोड़ा, बच गए, उनको वज्र गुणा करके घटाया जाता है, तिरछा गुणा करके घटाया जाता है। 2 एकम 2 माइनस के 4, 2 में से 4 गए, माइनस के 2, आई केप हो गया। दूसरा जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम है, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये इनके एड्रेस है। अकॉर्डिंग टू एड्रेस इनके निशान तय होते हैं, साइन डिफाइन होते हैं। इसका एड्रेस है 1 2, 1 + 2 3 होता है। 3 एक ओड नंबर है और जिसके आई और जे का सम एक ओड नंबर आता है उसके पहले माइनस का साइन लगाया जाता है। आई और जे इसका एड्रेस है और जिसके एड्रेस में रो और कॉलम की संख्या का योग एक ओड नंबर होता है उसके पहले माइनस का निशान लगाया जाता है। इवन है तो प्लस आएगा, ओड है तो माइनस आएगा। ये इसके एड्रेस के अकॉर्डिंग माइनस आ गया। अभी जिस रो और कॉलम में छोड़ दो, बाकी को तिरछा गुणा करके घटाते हैं। 1 - 6 तो माइनस के 5 आए, 1 और माइनस का 6 घटाएंगे, तिरछा गुणा करके घटाया जाता है, माइनस का 5 आएगा। पहले से माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। 1 - 6 - 5 और 1 माइनस पहले से था तो प्लस के 5 जे के एफ हो गया। अब देखें थर्ड को देखेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, बचे उनको तिरछा गुणा करके घटाएंगे। 2 एकम 2 -6 तो माइनस के 4 बच गए, माइनस के 4 के कैप हो गया। आगे देखिए A क्रॉस B इज इक्वल, इसका अपन मैग्नीट्यूड निकालें, परिमाण आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का 25 हो गया, 4 का 16 हो गया। 16 और 25 41 और 4 45, रूट 45 यानी ये आ गया 3√5, 3√5 इसका आ गया मैग्नीट्यूड किसका, A क्रॉस B। अब मैं A क्रॉस B की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो हाफ इंटू √3 तो ये वैल्यू आया 3√5/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट से लिखा जाएगा। ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.3 का डाउट नंबर 10 मैंने एक्सप्लेन किया है और इस उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब मैं आगे सदिशों के बारे में और अधिक आपको विस्तार से बताता हूँ कि किस तरह है इन पर और अधिक संक्रिया हम कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.4 के पहले कि क्या थीम है और किस तरह के सवाल एक्सरसाइज 13.4 में आएंगे। देखिए एक्सरसाइज 13.4 और अब हम पढ़ेंगे 3 सदिशों का गुणन किस प्रकार संभव है। 3 सदिशों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। 3 सदिशों का गुणन
प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं कि किस प्रकार की स्थितियाँ तीन सदिशों के गुणन में पॉसिबल है और कौन सी संभव है और कौन सी संभव नहीं है, किन स्थितियों का महत्व है और किन स्थितियों का महत्व नहीं है। मैं यहाँ पर 6 प्रकार की स्थितियाँ आपके सामने लिखता हूँ। फर्स्ट है, देखिए ज़रा बोर्ड पे, वेक्टर ए, कोई भी साइन नहीं लगाया और ब्रेसिस के अंदर मैंने लिख दिया बी डॉट सी। सेकंड है वेक्टर ए और मैंने यहाँ पर डॉट लगाया और अंदर भी मैंने बी डॉट सी लिखा। थर्ड में स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर कि वेक्टर ए और बाहर कोई निशान नहीं है, कोष्ठक के अंदर बी क्रॉस सी है। और फोर्थ स्थिति में ए फी क्रॉस छोटा ब्रेसिस है और बी डॉट सी है। फिफ्थ में है स्टूडेंट्स वेक्टर ए और फिर अंदर हो गया बी क्रॉस सी। और सिक्स्थ में है स्टूडेंट्स ए क्रॉस छोटा ब्रेसिस बी क्रॉस सी। अब देखते हैं कि कौन सी स्थिति इनमें से पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है, किसका महत्व है, किसका महत्व नहीं है। फर्स्ट की बात करते हैं, ए और अंदर पड़ा है स्टूडेंट्स बी डॉट सी और बी डॉट सी का मीनिंग है दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक स्केलर वैल्यू होती है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक स्केलर वैल्यू होती है। इसका जो मान आएगा वो एक स्केलर वैल्यू होगी, 5, 50, 100 कितना भी हो सकता है वो मान। तो हम इस मान को एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में मानेंगे। इसे हम के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको मैं लिखता हूँ के और इनटू में वेक्टर ए। तो ये पॉसिबल है। के का वैल्यू 5 हो गया तो 5 वेक्टर ए, के का वैल्यू 10 है तो 10 वेक्टर ए, के का वैल्यू 50 है तो 50 वेक्टर ए। यानी ये स्थिति संभव है, ये पॉसिबल है, ये डिफाइन है, इसका अस्तित्व है। अब देखिए सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर ए बी डॉट सी है, बी डॉट सी एक स्केलर वैल्यू आएगी, 5, 50, 100, 200 जो भी आएगी। अब इसके पहले मैंने यहाँ डॉट लगा रखा है, तो स्केलर वैल्यू को मैं वेक्टर वैल्यू से डॉट करवाना चाहता हूँ, तो ये संभव नहीं है। सदिश को एक अदिश राशि से डॉट करवाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये स्थिति संभव नहीं होगी। यहाँ इसे हम कहेंगे कि इट कांट बी पॉसिबल। ये परिभाषित नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। और अब देखिए थर्ड के रूप में, थर्ड में बी क्रॉस सी, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, वज्र गुणनफल या सदिश गुणनफल, इसे हम तीनों नामों से पुकार सकते हैं। क्रॉस गुणनफल, सदिश गुणनफल या वज्र गुणन भी इसे बोला जाता है, क्रॉस गुणनफल भी इसे बोला जाता है। तो इसे किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं। आइए देखते हैं। बी क्रॉस सी एक सदिश राशि होगी, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। मान लें कि ये वेक्टर डी है और इनके बीच में पर कोई साइन नहीं है। बाहर सदिश ए पड़ा था और अंदर का रिजल्ट सदिश डी आया। ए और डी के बीच में कोई निशान नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो यह स्थिति संभव नहीं है। तो सेकंड भी इम्पॉसिबल है और थर्ड भी इम्पॉसिबल है। अब आइए हम फोर्थ नंबर जो है, चौथी स्थिति है, इसके बारे में जानते हैं। बी डॉट सी एक स्केलर वैल्यू आएगी और मान ले से के है, तो बी डॉट सी का मान क्या आया, और क्रॉस सदिश ए एक सदिश का एक अदिश राशि के साथ क्रॉस गुणनफल संभव नहीं है। अतः यह स्थिति भी संभव नहीं होगी, किसी सदिश का अदिश के साथ कभी कोई गुणनफल नहीं होता है। अतः ये स्थिति संभव नहीं है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल नहीं है। और फिफ्थ नंबर की बात करें तो बी क्रॉस सी भी एक सदिश राशि आएगी और इसका मान एक सदिश राशि होगा, और इसे मान लेते हैं सदिश डी से निरूपित करें इसके मान को, बी क्रॉस सी को, और यहाँ डॉट पड़ा है, तो यहाँ पर सदिश ए डॉट सदिश डी, ये संभव है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल परिभाषित है,
संभव है, पर यदि इनके बीच में कोई निशान नहीं होता तो ये संभव नहीं होती, बट इसके बीच में डॉट था। आप देखिए इस स्थिति में 6 की बात करता हूँ तो B क्रॉस C एक सदिश राशि होगी, उसको मैंने किससे लिखा है, D से लिखा है। बाहर A पड़ा था, A क्रॉस D यानी दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल सदैव संभव है, पॉसिबल है, परिभाषित है, इसका अस्तित्व है। इस प्रकार स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि इन 6 में से कौन कौन सी स्थिति संभव है, किसका अस्तित्व है, किसका नहीं है, और यह किस प्रकार से यूज़फुल है हमारे लिए। तो यहाँ हमने देखा है कि 3 सदिशों का गुणन किस प्रकार से परिभाषित हो सकता है। मैंने 3 सदिशों को यहाँ पर 6 रूपों में लिखा है, पर सारे रूप, सारी जो स्थिति है, सारी सिचुएशंस हैं वो पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है उनको मैंने डिनोट किया है, 1st, 5th और 6th। ये 3 स्थितियाँ संभव है, ये 3 सिचुएशंस पॉसिबल हैं। आइए अब हम अदिश त्रिक गुणनफल के बारे में अध्ययन करते हैं। अदिश त्रिक गुणन क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, जो किसी षटफलक का आयतन ज्ञात करने काम में भी आता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सदिश A डॉट छोटा ब्रेसिस B क्रॉस C, इसको बोलते हैं 3 सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी अदिश त्रिक गुणनफल इसका नाम है। यहाँ पर डॉट आ गया क्योंकि B क्रॉस C भी एक सदिश होगा और A अपने आप में एक सदिश है, तो फिर से लास्ट में फाइनली जो जाएगा वो 2 सदिशों का डॉट गुणनफल ही जाएगा, इसलिए इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। और इसे यदि मैं वेक्टर A को बाद में लिखता हूँ तो भी यह स्थिति संभव है, इसके उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमयता का पालन करता है। क्रम विनिमयता, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी। और इसे इस प्रकार भी लिखते हैं, एक बड़े कोष्ठक के अंदर तीनों सदिशों को लिख दिया जाता है। इसे 3 सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं, या अदिश त्रिक गुणनफल द्वारा इसे पढ़ा जाता है। और 3 सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल, यहाँ पर आप जिसको पहले आप ले रहे हैं, यहाँ पर एक ऑर्डर है, एक क्रम है, उस क्रम में आप इसे चेंज करते हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट यदि आप इसे विदाउट ऑर्डर चेंज करते हैं तो इसका निशान बदल जाता है। जैसे A आगे चला जाए, किसके आगे, C के आगे, क्या बन गया, BCA, तो भी इसकी वैल्यू ऊपर वाले के समान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर B आगे चला, तो देखिए इस प्रकार हमने 3 सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात किया है। और इस अदिश गुणनफल में हमने देखा है कि इन सदिशों के किस प्रकार से वैल्यू जाती है। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।